हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12 का एक टॉपिक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मेटल को लेकर के। फर्स्ट इज मेटल या कंडक्टर, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। इफ द देखिएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होंगे, उनकी स्पीड बढ़ेगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी। और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें कोलिजन होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स बढ़ेंगे। और अगर कोलिजन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज कोलिजन इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज। इंक्रीज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज तो रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। बात समझ में आई। तो ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा मेटल के अंदर, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जो कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वो इंक्रीज कर जाएंगे। और वो इंक्रीज करेंगे तो उनके वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस फेस होगा, तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज मेटल के अंदर। क्लियरली इसको और देखते हैं कि हमने एक मेटल ये लिया, मान लो एक कंडक्टर है अपने पास, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ना, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मैंने उसको बोला आर नोट। आर नोट इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। और यहां पर इस पर टेम्परेचर है सपोज T1। T1 टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस आर नोट है। मैंने इस कंडक्टर को टेम्परेचर दिया, इसकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ी, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से मैंने देखा कि भाई चलो इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ये लेंथ बढ़ गई, है ना। तो ये पूरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT, पूरा रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का RT। मैंने T टेम्परेचर पे बात की। मान लो अब इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है T2, और इसका टेम्परेचर कितना था, T1, और इसका जो न्यू रेजिस्टेंस आया वो कितना हो गया, RT। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस आया, ये वाला देखो, चेंज इन रेजिस्टेंस, यही तो है अपना चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना है, RT माइनस R नोट, RT माइनस R नोट। कितना टेम्परेचर डिफरेंस देने पर, डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा T हम यहां पर यूज करेंगे, तो डेल्टा T क्या है अपना, तो वो है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो इसको लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, हमने एक टर्म्स पढ़ेंगे यहां पर, अल्फा। अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। ये जो अल्फा हम यहां पर पढ़ेंगे, ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल होगा, जो कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल है, इसको डिफाइन किया गया अल्फा से, इसको नोट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या है ये, कि चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि RT माइनस R नोट, RT माइनस R नोट। और ये कितने टेम्परेचर देने से हुआ, इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, R नोट, उसको कितना टेम्परेचर हमने दिया, डेल्टा T। तो इसमें जो न्यू रेजिस्टेंस, ये जो चेंज आया, इसको बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल, है ना, अल्फा। ये हर एक, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अभी हम इसको लिख देंगे यहां पर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं RT माइनस R नोट, और यहां पर लिखा जा सकता है R नोट T2 माइनस T1। वो जो अल्फा है, ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये अल्फा
हर किसी में इक्वल इक्वल चेंज नहीं होगा। ऐसा भी मटेरियल हम देखेंगे कि जिसका अल्फा नेग्लिजिबल होता है, कि उसके अल्फा में कोई चेंज नहीं आता। हम ऐसे मटेरियल पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अल्फा पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे भी मटेरियल हैं, है ना। तो हर एक मटेरियल अपनी अपनी प्रॉपर्टी रखता है कि उसमें टेम्परेचर देने से उसके अल्फा में कितना चेंज आएगा। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। तो फर्स्टली हम इसको देख रहे हैं यहां पर, तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो इसी चीज को लिख सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट T2 माइनस T1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट अल्फा आर नोट T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर टी, इस आर नोट को इधर ले जाइए, आर नोट प्लस अल्फा आर नोट T2 माइनस T1। यहां से आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नोट कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा, क्योंकि आर नोट तो कॉमन ले लिया, क्या बचा T2 माइनस T1। तो ये जो फॉर्मूला है ये न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है एट टेम्परेचर T पर। जब उसको टेम्परेचर देंगे हम, उसके टेम्परेचर देने से उसको रेजिस्टेंस में जितना चेंज आ रहा था ये वो चेंज है एट टेम्परेचर T पर। नेक्स्ट मटेरियल लेते हैं एलोय। एलोय क्या होते हैं ना, एलोय ये क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ मेटल होते हैं। मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल। क्या क्या एग्जांपल है इनके, जैसे हम बात करें नाइक्रोम की, नाइक्रोम जो है वो एक हमारा एलोय है। एलोय, इसकी क्वालिटी क्या क्या होती है, किसी से मिलकर बना होता है। ये किस का मिक्सचर है, तो हमको दिख रहा है एक तो ये मिक्सचर है निकिल का, एक ये मिक्सचर है क्रोमियम का, और एक ये मिक्सचर है मैग्नीज का। ये तीन चीज का मिक्सर होता है ना। यहां पर क्रोमियम की हम बात कर रहे हैं, एलोय। एलोय मैंने क्या बताया, एलोय इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल। एक एग्जांपल है मैंने नाइक्रोम, तो नाइक्रोम में जैसे कि मिलकर बना है निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज से। इसकी क्वालिटी क्या है, ये जो एलोय होते हैं ना, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द अल्फा, है ना। इनका जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एलोय, जिसको हम अल्फा से नाम दे रहे हैं, इज निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अगर अल्फा में कोई चेंज नहीं है तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो एक लाइन में हम लिखेंगे अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एलोइज जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इट इज नॉट इफेक्टेड बाय, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको अपनी लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। अभी लिखेंगे, एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसका। तो एलोय की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको अपनी लैब के अंदर यूज करते हैं। जो लैब में जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, वहां पर जो हम वायर यूज कर रहे होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। तो उसकी क्वालिटी यही है कि जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो उससे उसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। मान लीजिएगा अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने कोई रीडिंग ली है ना, मुझको फिर 10 मिनट के बाद मैं आता हूं और मैं रीडिंग लेता हूं, अगर उसका टेम्परेचर पर इफेक्ट होता
तो इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि अगर मैंने एक बार रीडिंग ली, 10 मिनट के बाद में फिर आ रहा हूं, फिर मैंने रीडिंग लेता हूं, तो रीडिंग में चेंज आ जाएगा अगर टेम्परेचर से वो इफेक्ट होगा तो वो मटेरियल। तो इसलिए हम इस मटेरियल को इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि अगर हम आधे घंटे के बाद भी आकर के देखेंगे तो वो सेम रीडिंग हमको देगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये एलॉयज होते हैं। तो इसी बात को भी लिख लेते हैं, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय we will use in laboratory purpose of calibration। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लैब के अंदर इस एलॉयज को यूज करते हैं। इसके एक दो एग्जांपल और हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ब्रास, ये भी दो चीज का मिक्सर होता है। किस किस का मिक्सर होता है? एक तो ये कॉपर का मिक्सर होता है और ये जिंक का मिक्सर होता है। कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। एक ब्रोंज होता है, ब्रोंज, ये किस किस का मिक्सर होता है? कॉपर और टिन का मिक्सर होता है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं एलॉयज के जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स, वो होते हैं आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। आयंस होते हैं इसके अंदर। तो क्या होगा? इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना है ना वो थिन हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन थिन, पतला हो जाएगा। सो आयंस इजियर टू मूव। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पतला हो गया तो आयंस को चलने के लिए रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा, तो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, है ना, हल्के उस थिन में चलना। तो ये आयंस इजियर टू मूव हो जाएंगे। डेट मींस जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली हम बोलेंगे कि द टेम्परेचर इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है फाइनली। नेक्स्ट देखेंगे हम सेमीकंडक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कुछ चार्ज तो फ्री होते हैं और कुछ चार्जेस बाउंडेड होते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, फ्री चार्जेस भी होते हैं इसके अंदर और बाउंडेड चार्जेस भी होते हैं। फ्री चार्जेस और बाउंडेड चार्जेस। तो हमें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तो क्या होगा। लगता क्या है हमको कि हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² A इंटू टाउ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है ना अपना टाउ, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये रिलैक्स करने का, जो इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्स करने का टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फिर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक चीज और हमको देखने वाली है, वो ये है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको एनर्जी मिलेगी और वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी टूट जाएंगे। जब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी टूटेंगे, चलेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, करंट ज्यादा बनेगी, है ना। तो बाउंडेड जो डोमिनेंट होता है, इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर है, ये भी ट्रू है कि ऐसा होता है, बट ये डोमिनेंट नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं है, ये इतना इफेक्टिवली नहीं होता। ऐसा होता है बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, करंट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा करंट बनेगी। तो ये डोमिनेट नहीं करता ज्यादा, तो डोमिनेट कौन करता है इसमें, एन। तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये नोट करने वाली बात है यहां पर कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन थे वो भी टूटेंगे और वो चलेंगे, कि एन इंक्रीज कर जाएगा। जब एन इंक्रीज करेगा, अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहां पर आर क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर ये है। तो जो मेन रिजल्ट है हमारा वो ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज, तो हम यहां लिख लेते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। बट हमें यहां देखने से क्या लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, कि जो डोमिनेंट फैक्टर है उसको हमें देखना है। अब हम क्या बता रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो इंक्रीज कर जाएंगे। अगर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो ये, अगर एन इंक्रीज कर जाएगा तो ये हमारा आर का क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो फाइनली वी कैन से in the semiconductor the temperature is increase, the number of free electrons increase, the resistance will decrease। तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर जाएगा। एक नेक्स्ट टर्म्स और है इसके लिए, इंसुलेटर, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में क्या, हम क्या समझते हैं इंसुलेटर को लेकर के, तो लिख लेते हैं इंसुलेटर। जनरली पहली बात तो यह है कि इंसुलेटर के पास कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, नो चार्ज कैरियर्स, है ना, मतलब नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, है ना। इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं टूट के चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट तभी तो आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बट कभी कभी गर्मियों में ऐसा होता है, समर में, कि हम देखते हैं कि उनका इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है। जो वायर होती है ना हमारे गली के बाहर, जो वायर्स होते हैं वहां पर इंसुलेटर लिपटा होता है ब्लैक कलर का, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें कभी कभी समर में आग लग जाती है। तो जो समर में आग लगती है ना, तो कभी कभी उनका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है इन समर। तो इनका जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन, तो समर में क्या होता है कि समर में उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इंसुलेशन ब्रेक डाउन कितनी वोल्टेज पे होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर स्ट्रांग हो जाए तो उनका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। बट जनरली ये है कहने के लिए कि इंसुलेशन के बाद कोई, इंसुलेटर के पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट समर में ये होता है, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बिहार पर एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।